माहिद का गुस्सा बना शहर के लिए काल। क्या अपने दादा की खातिर माहिद करेगा शहर की जिंदगी बर्बाद? माहिद नियाजी की आंखों में आज वो आग दिखाई दे रही है जो सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आने वाली है। शहर ने जिस तरह से निकाह के बंधन को तोड़ा और माहिद के परिवार की इज्जत को दांव पर लगाकर घर से भागने की कोशिश की, उसने माहिद के अंदर के उस सोए हुए शैतान को जगा दिया है जिसे शांत करना अब किसी के बस की बात नहीं है। शो शहर होने को है कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां प्यार और नफरत के बीच की लकीर पूरी तरह मिट चुकी है। माहिद, जो कल तक शहर की मासूमियत और उसके डॉक्टर बनने के सपने की कदर करता था, आज वही माहिद शहर के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हो गया है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां शहर की एक गलती ने नियाजी खानदान की खुशियों को मातम में बदल दिया है। शहर का घर छोड़कर जाना सिर्फ एक लड़की का भागना नहीं था, बल्कि ये उस भरोसे का टूटना था जो माहिद ने अपनी नफरत को भुलाकर शहर पर किया था। जैसे ही शहर अपनी मां कौसर के साथ उस हवेली की दहलीज पार करती है, पीछे एक ऐसा तूफान छोड़ जाती है जिसकी चपेट में सबसे पहले माहिद के दादा उस्मान नियाजी आते हैं। उस्मान साहब, जो इस निकाह को अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला मानते थे, शहर की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाते और दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल पहुंच जाते हैं। यही वो पल है जब माहिद का दिल पत्थर का हो जाता है। उसे अब शहर का वो सपना, उसका डॉक्टर बनना, उसकी मजबूरियां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसे सिर्फ अपने दादा की वो हालत दिखाई दे रही है जिसका जिम्मेदार वो सिर्फ और सिर्फ शहर को मानता है। माहिद का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में खड़ा माहिद कसम खाता है कि वो शहर को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा, लेकिन उसे अपनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। उधर शहर, जो अपनी मां कौसर के कहने पर यह कदम उठा तो लेती है, लेकिन बाहर की दुनिया की क्रूरता से अनजान है। कौसर चाहती है कि उसकी बेटी पढ़ लिखकर डॉक्टर बने, ना कि किसी अमीर घराने की बहू बनकर अपनी पहचान खो दे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। घर से भागकर शहर और कौसर जिस मुसीबत में फंसते हैं, वो माहिद के गुस्से से भी ज्यादा खौफनाक है। बाहर की दुनिया के भेड़िए, जो मासूम लड़कियों की ताक में बैठे रहते हैं, उनकी नज़र शहर पर पड़ती है। शहर एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट यानी लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह के जाल में फंसने ही वाली होती है। वो अपनी मां को बचाने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि जिस पिंजरे से वो भागी थी, बाहर का जंगल उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। ठीक इसी वक्त माहिद की एंट्री होती है, लेकिन ये एंट्री किसी हीरो जैसी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो अपना बदला लेने आया है। माहिद अपने आंट और पुलिस के नेटवर्क के जरिए शहर की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। जब वो वहां पहुंचता है और देखता है कि शहर गुंडों से घिरी हुई है, तो उसका खून खौल उठता है। इसलिए नहीं कि उसे शहर की चिंता है, बल्कि इसलिए कि शहर पर सिर्फ उसका हक है, चाहे वो हक नफरत का ही क्यों ना हो। माहिद उन गुंडों से भिड़ जाता है। यहाँ दर्शकों को माहिद का वो रौद्र रूप देखने को मिलता है जहाँ वो अकेले ही पूरी गैंग पर भारी पड़ता है। वो शहर को उन दरिंदों से बचा तो लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर राहत नहीं, बल्कि एक क्रूर संतोष है। शहर, जो डर के मारे कांप रही है, माहिद को देखकर एक पल के लिए सुकून महसूस करती है, लेकिन अगले ही पल माहिद की आंखों में जल रही नफरत की आग उसे अंदर तक झुलसा देती है। माहिद शहर का हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि उसे दर्द होता है और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाता है। कौसर रोती रह जाती है, गिड़गिड़ाती है कि उसकी बेटी को छोड़ दो, लेकिन माहिद के कानों में अब किसी की आवाज़ नहीं जा रही। गाड़ी में शहर और माहिद के बीच जो सन्नाटा है वो किसी तूफान से कम नहीं है। शहर बार बार सफाई देने की कोशिश करती है। वो रोते हुए कहती है कि उसने ये सब अपनी माँ के लिए किया, अपने डॉक्टर बनने के सपने के लिए किया, वो किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी। लेकिन माहिद खामोश है। उसकी खामोशी उसकी चीख से ज्यादा डरावनी है। वो शहर को सीधा अस्पताल लेकर पहुंचता है। वहां ले जाकर वो शहर को शीशे के उस पार ले जाता है जहां उस्मान नियाजी वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। माहिद शहर की तरफ मुड़ता है और पहली बार अपनी जुबान खोलता है। उसकी आवाज़ में इतना दर्द और गुस्सा है कि शहर की रूह कांप जाती है। माहिद साफ लफ्ज़ों में शहर को उसका गुनाह याद दिलाता है। वो कहता है कि तुम्हारी आज़ादी और तुम्हारे सपनों की कीमत मेरे दादा की जान है। अगर आज मेरे दादा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारे सारे सपने राख कर दूंगा। शहर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन माहिद का दिल अब नहीं पिसीजता। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। डॉक्टर फरीद, जो माहिद की मानसिक स्थिति को समझते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि गुस्से में कोई गलत कदम न उठाए, लेकिन माहिद अब फैसला ले चुका है। माहिद शहर को वापस नियाजी हाउस लेकर आता है। पूरे घर में मातम जैसा माहौल है। शहर के पिता परवेज, जो पहले ही माहिद के रसूख के आगे नतमस्तक थे, शहर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन माहिद परवेज का हाथ हवा में ही रोक देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। क्या माहिद शहर को बचा रहा है? नहीं। माहिद परवेज से कहता है कि शहर अब इस घर की बहू है और उसके साथ क्या सुलूक करना है, इसका हक अब सिर्फ और सिर्फ माहिद नियाजी को है। ये सज़ा देने का हक किसी और का नहीं। माहिद शहर को घसीटते हुए उसके कमरे में ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। कमरे के अंदर शहर डर के मारे कोने में दुबक जाती है। माहिद उसके करीब आता है।
शहर को लगता है कि माहिद उसे मारेगा या उसे कैद कर देगा, लेकिन माहिद उसके सामने एक अजीबोगरीब शर्त रखता है, एक ऐसा समझौता जो शहर की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। माहिद कहता है कि वो जानता है शहर डॉक्टर बनना चाहती है, वो जानता है कि उसकी माँ ने उसे यहाँ से क्यों भगाया था। माहिद की आंखों में अंगारे हैं। वो शहर से कहता है कि वो उसे अपना सपना पूरा करने देगा, वो उसे कॉलेज जाने देगा, उसे डॉक्टर भी बनने देगा। शहर ये सुनकर चौंक जाती है, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। क्या माहिद इतना सब होने के बाद भी उसे माफ कर रहा है? लेकिन माहिद की अगली लाइन शहर की सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। माहिद कहता है कि ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि एक सौदा है। मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, दुनिया की नज़र में एक आदर्श पति बनूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। माहिद शर्त रखता है कि शहर को इस घर में अपने दादा के सामने और पूरी दुनिया के सामने एक खुशहाल पत्नी होने का नाटक करना होगा। उसे उस्मान नियाजी की सेवा करनी होगी, उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि उनका फैसला सही था। लेकिन असली सज़ा तो अब शुरू होती है। माहिद शहर के करीब जाकर कहता है, दुनिया के लिए तुम मेरी बेगम होगी, लेकिन इस कमरे की चार दीवारी के अंदर तुम मेरे लिए वजूदहीन हो। ना मुझे तुमसे प्यार है, ना हमदर्दी। तुम सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह यहाँ रहोगी, जो मेरे दादा की सांसें चलाने के लिए ज़रूरी है। माहिद का ये रूप शहर के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। वो समझ जाती है कि माहिद ने उसे कैद नहीं किया है, बल्कि उसे एक ऐसी आज़ादी दी है जो जंजीरों से भी भारी है। उसे अपने सपने पूरे करने की छूट तो मिली, लेकिन अपनी खुशियों की कीमत पर। इस बीच कौसर की हालत भी खराब है। उसे लगता है कि उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया है। वो माहिद के घर के बाहर खड़ी होकर भी अंदर नहीं जा सकती। शो में आगे दिखाया जाता है कि कैसे शहर अपने आंसुओं को पोंछकर एक नई जंग के लिए तैयार होती है। एक तरफ उसकी पढ़ाई और डॉक्टर बनने का जुनून है, और दूसरी तरफ माहिद की नफरत और नियाजी खानदान की बहू होने का दिखावा। माहिद अब शहर पर पल पल नजर रखता है। वो उसे कॉलेज छोड़ने जाता है, लेकिन एक पति की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे जेलर की तरह जो अपने कैदी को कुछ देर के लिए बाहर ले जा रहा हो। रास्ते में माहिद की खामोशी शहर का दम घोंटती है। जब कॉलेज में लड़के शहर से बात करने की कोशिश करते हैं, तो माहिद का पॉजेसिव नेचर यानी अधिकार जताने वाला स्वभाव फिर से जाग उठता है। वो शहर को किसी और से बात करते देख बर्दाश्त नहीं कर पाता, भले ही वो नफरत का दावा करता हो। ये जलन, ये गुस्सा कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि माहिद के दिल के किसी कोने में अभी भी शहर के लिए जज्बात दबे हुए हैं, जिसे वो अपने गुस्से की राख के नीचे छिपा रहा है। वहीं दूसरी ओर घर में मौजूद बाकी लोग, खासतौर पर माहिद की सौतेली माँ और बुआ, इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में हैं। वे माहिद के कान भरते हैं कि शहर जैसी लड़की कभी नहीं सुधर सकती। उसने एक बार धोखा दिया है तो दोबारा भी देगी। लेकिन माहिद किसी की नहीं सुनता। उसका मकसद अब सिर्फ अपने दादा को ठीक करना और शहर को ये एहसास दिलाना है कि माहिद नियाजी से पंगा लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो शहर को हर पल जलील करने का, उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी इंसान शहर पर शहर की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक वो जो दुनिया और दादाजी के सामने मुस्कुराती हुई एक आज्ञाकारी बहू है, और दूसरी वो जो अपने ही कमरे में एक कैदी की तरह सांस ले रही है। माहिद ने शहर को पिंजरे में तो रखा है, लेकिन ये पिंजरा लोहे का नहीं, बल्कि उसके एहसानों और शर्तों का बना है। सुबह का सूरज निकलता है, लेकिन शहर की जिंदगी में अभी भी अंधेरा है। जैसा कि माहिद ने शर्त रखी थी, शहर को तैयार होकर अस्पताल जाना होता है, क्योंकि उस्मान नियाजी को होश आने वाला है। माहिद उसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने को कहता है। ये माहिद का प्यार नहीं, बल्कि उसका हुक्म है। वो चाहता है कि जब दादाजी आंखें खोलें तो उन्हें सब कुछ वैसा ही खुशनुमा दिखे जैसा उन्होंने सोचा था। अस्पताल के रास्ते में गाड़ी के अंदर का माहौल किसी कब्रिस्तान से कम खामोश नहीं है। माहिद स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से जकड़े हुए है कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई हैं। वो शीशे से बार बार शहर को घूरता है, ये देखने के लिए कि कहीं उसकी आंखों में बगावत की कोई झलक तो नहीं। लेकिन शहर अब पत्थर की हो चुकी है। उसकी आंखों का पानी सूख चुका है। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं तो माहिद अचानक गाड़ी रोकता है और शहर की कलाई थाम लेता है। वो उसे चेतावनी देता है, अंदर जाकर अगर तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आया या तुम्हारे चेहरे पर शिकन भी दिखी तो याद रखना, तुम्हारे हाथ में जो स्टेथोस्कोप आने वाला है उसे मैं हमेशा के लिए छीन लूंगा। शहर चुपचाप सिर झुका लेती है। ये डर अब उसके खून में घुल चुका है। आईसीयू के अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला होता है। उस्मान साहब की आंखें खुलती हैं। वे कमज़ोर हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान पर सबसे पहला नाम शहर का होता है। माहिद, जो दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा है, अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। उसे गुस्सा आता है कि जिस लड़की ने उसके दादा को मौत के मुंह में धकेला, वही उनके जीने की वजह बनी हुई है। शहर दादाजी के पास जाती है, उनके हाथ को थामती है और मुस्कुराने की कोशिश करती है। उस्मान साहब पूछते हैं, बहू तुम खुश तो हो ना? माहिद तुम्हारा ख्याल तो रखता है? ये सवाल शहर के लिए किसी तीर जैसा है। वो माहिद की तरफ देखती है, जो दीवार से टेक लगाए खड़ा है, और उसकी आंखों में एक ठंडी चेतावनी है।
सहर अपनी रूह को मारकर झूठ बोलती है। जी दादाजी, मैं बहुत खुश हूँ, माहिद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब के चेहरे पर जो सुकून आता है, उसे देखकर माहिद को एक अजीब सी राहत मिलती है। लेकिन साथ ही सहर के लिए उसकी नफरत और बढ़ जाती है कि ये लड़की झूठ बोलने में कितनी माहिर है। दादाजी की हालत में सुधार होते ही उन्हें घर लाया जाता है। अब असली नाटक शुरू होता है। नियाजी हाउस अब एक जंग का मैदान बन चुका है। माहिद की सौतेली माँ और घर के अन्य सदस्य, जो सहर को एक फूटी आंख नहीं देखना चाहते, हर वक्त ताक में रहते हैं कि सहर से कोई गलती हो। लेकिन माहिद एक साये की तरह सहर के साथ रहता है। दिलचस्प बात यह है कि माहिद घर वालों को सहर को डांटने नहीं देता। जब भी माहिद की बुआ सहर के काम में नुक्स निकालती हैं या उसे ताना मारती हैं कि भागने वाली लड़की घर क्या संभालेगी, तो माहिद बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, ये मेरी बीवी है और इसे कुछ भी कहने का हक सिर्फ मुझे है। दर्शकों को यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि माहिद सहर को बचा रहा है, लेकिन असलियत में ये माहिद का अहंकार है। वो नहीं चाहता कि उसके शिकार को कोई और चोट पहुंचाए। वो सहर को तड़पाना चाहता है, लेकिन अपने तरीके से। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सहर का मेडिकल कॉलेज शुरू होता है। माहिद अपने वादे का पक्का है। वो सहर को कॉलेज भेजने के लिए तैयार होता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो खुद उसे कॉलेज छोड़ने जाता है। कॉलेज के गेट पर उतरते वक्त माहिद सहर को सबके सामने हाथ पकड़कर रोकता है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स उन्हें एक परफेक्ट कपल समझते हैं, लेकिन सहर जानती है कि माहिद की पकड़ में कितना दर्द है। माहिद उसके कान में फुसफुसाता है, नजरें नीची रखना, तुम यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हो। अगर किसी लड़के ने तुम्हारी तरफ देखा भी तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। माहिद का ये टॉक्सिक पोजेसिवनेस यानी जहरीला अधिकार अब पागलपन की हदें पार कर रहा है। क्लास के दौरान सहर का ध्यान पढ़ाई में कम और घड़ी की सुइयों पर ज्यादा रहता है। उसे पता है कि अगर वो 1 मिनट भी लेट हुई तो बाहर खड़ा तूफान उसे तबाह कर देगा। लंच ब्रेक में सहर कैंटीन में अकेली बैठी होती है। तभी उसका एक क्लासमेट, जो सहर की उदासी को नोटिस कर रहा था, उसके पास आता है और नोट्स देने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करता है। सहर घबरा जाती है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन ठीक उसी वक्त माहिद वहां पहुंच जाता है। माहिद को कॉलेज के अंदर देखकर सहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माहिद उस लड़के को कुछ नहीं कहता, बस सहर की तरफ एक ऐसी नजर डालता है जो उसे जलाकर राख कर देने के लिए काफी है। वो सहर का हाथ पकड़कर बिना कुछ बोले उसे कॉलेज से बाहर खींच ले आता है। गाड़ी में माहिद का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह भटता है। वो सहर पर चिल्लाता नहीं, बल्कि उसका मौन और खतरनाक हो जाता है। वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। सहर डर के मारे रोने लगती है। मेरी कोई गलती नहीं थी, वो बस नोट्स। माहिद चीखता है, खामोश, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी हर सांस पर मेरा पहरा है। तुम मुझे धोखा देने की फितरत रखती हो, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। माहिद उसे घर लेकर नहीं जाता, बल्कि एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकता है। वहां वो सहर को गाड़ी से उतारकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर बन जाओगी तो आज़ाद हो जाओगी? ये डिग्री, ये कॉलेज, ये सब मेरे रहमो करम पर है। जिस दिन मुझे लगा कि तुम हाथ से निकल रही हो, मैं तुम्हारे पर काट दूंगा। सहर उस सुनसान सड़क पर माहिद के सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन माहिद उसे वहां थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर गाड़ी में बैठ जाता है, सिर्फ उसे डराने के लिए। सहर को लगता है कि माहिद उसे छोड़कर चला गया। वो पागलों की तरह गाड़ी के पीछे भागती है। ये दृश्य दिखाता है कि माहिद ने सहर को मानसिक रूप से कितना तोड़ दिया है कि अब वो अपने ही जेलर के पास वापस जाने के लिए भीख मांग रही है। जब वे घर लौटते हैं तो एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही होती है। सहर की मां कौसर, जो अपनी बेटी से मिलने की जिद लेकर नियाजी हाउस के गेट पर खड़ी है। गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने दे रहे। माहिद गाड़ी रोकता है। सहर अपनी मां को देखकर तड़प उठती है। वो गाड़ी से उतरकर अपनी मां के गले लगना चाहती है, लेकिन माहिद का हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। माहिद उसे रोकता नहीं, बल्कि उसके कान में कहता है, याद रखना, तुम्हारी एक शिकायत तुम्हारी मां को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर सकती है। जाकर मिलो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम खुश हो। सहर अपनी मां के पास जाती है। कौसर अपनी बेटी का चेहरा टटोलती है। उसकी आंखों में छिपे दर्द को पढ़ने की कोशिश करती है। वो पूछती है, सहर, तुम ठीक तो हो ना? ये लोग तुम्हें परेशान तो नहीं करते? सहर का मन करता है कि वो चीख चीख पर सच बता दे, माहिद की जुल्मों की दास्तान सुना दे, लेकिन तभी उसकी नजर माहिद पर पड़ती है, जो दूर खड़ा अपनी घड़ी देख रहा है। सहर अपनी मां के आंसू पोंछती है और वही रटा रटाया झूठ बोलती है, मैं बहुत खुश हूं अम्मी, माहिद बहुत अच्छे हैं, आप चिंता मत करो। कौसर को अपनी बेटी की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन सहर उसे कसम देकर वापस भेज देती है। मां को वापस जाता देख सहर अंदर से टूट जाती है, लेकिन वो अपने आंसुओं को पीने पर मजबूर है। रात को खाने की मेज पर माहिद जानबूझकर सहर को सबके सामने जलील करने का एक नया तरीका ढूंढता है। वो सहर से कहता है कि आज का खाना वो खुद बनाएगी और सबको परोसेगी, बिल्कुल वैसे जैसे एक नौकरानी करती है। माहिद ये सब उसे अपनी औकात याद दिलाने के लिए कर रहा है। सहर चुपचाप उठती है और खाना परोसती है। गरम सालन का डोंगा उठाते वक्त उसका हाथ जल जाता है, सिसकी निकल जाती है। दादाजी ये देख लेते हैं और माहिद को डांटते हैं।
माहिद, क्या कर रहे हो? देखो, उसका हाथ जल गया, जल्दी दवाई लाओ। दादाजी के सामने माहिद को मजबूरन उठना पड़ता है। वो सहर का हाथ पकड़कर उसे किचन में ले जाता है। यहाँ दर्शकों को एक बहुत ही इंटेंस सीन देखने को मिलता है। माहिद सहर के जले हुए हाथ को ठंगे पानी के नीचे रखता है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें दिखाई देती हैं। वो भूल जाता है कि वो नफरत का नाटक कर रहा है। पानी के नीचे सहर का हाथ थामे माहिद की आंखों में जो भाव आते हैं वे कन्फ्यूजिंग है। क्या उसे सच में दर्द हो रहा है? सहर उसे हैरानी से देखती है, लेकिन जैसे ही माहिद को अपनी भावनाओं का एहसास होता है, वो झटके से उसका हाथ छोड़ देता है और वापस अपने क्रूर रूप में आ जाता है। वो कहता है, अगली बार ध्यान रखना, मैं दादाजी के सामने तमाशा नहीं चाहता, और वहां से चला जाता है। सहर किचन में अकेली खड़ी अपने हाथ को देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि माहिद असल में है क्या, एक जालिम शैतान या एक ऐसा इंसान जो खुद अपने ही जज्बातों से लड़ रहा है। कहानी के इस मोड़ पर सहर को यह एहसास होने लगता है कि माहिद की नफरत की वजह सिर्फ उसका भागना नहीं, बल्कि माहिद का वो टूटा हुआ भरोसा है जो उसने सहर पर किया था। तभी माहिद के कमरे में उसका फोन बजता है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि शेरी का है। शेरी, जो हमेशा से माहिद और सहर के रिश्ते में आग लगाने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ एक ऐसा सबूत लग गया है जो सहर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। शेरी को सहर और उसकी मां की उस रात की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें कुछ ऐसा है जो माहिद ने अभी तक नहीं देखा। शेरी ये फुटेज माहिद को भेजने वाला है। अगर माहिद ने वो वीडियो देख लिया तो जो थोड़ी बहुत नरमी अगर है भी, वो भी खत्म हो जाएगी। क्या होगा उस फुटेज में, और क्या माहिद उस वीडियो को देखने के बाद सहर का मेडिकल कॉलेज छुड़वा देगा? ये सस्पेंस सहर की रातों की नींद उड़ाने वाला है। शो में आगे हम देखेंगे कि कैसे सहर अपनी पढ़ाई और माहिद के गुस्से के बीच संतुलन बना। शेरी के फोन ने माहिद के दिमाग में शक का जो बीज बोया था, वो अब एक जहरीला पेड़ बनने को तैयार है। माहिद फोन काटता है और उसकी नजरें सहर पर जम जाती हैं, जो किचन में खड़ी अभी भी अपने जले हुए हाथ को सहला रही है। शेरी ने दावा किया है कि उस वीडियो में सहर किसी और मर्द के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी। माहिद का खून खौल उठता है। वो गुस्से में लंबा डग भरता हुआ किचन में दाखिल होता है। सहर, जो पहले से ही डरी हुई है, माहिद के तेवर देखकर पीछे हटने लगती है। माहिद बिना एक शब्द बोले सहर का दूसरा हाथ पकड़ता है, वो हाथ जो जला नहीं है, और उसे खींचते हुए हॉल में ले आता है। घर के नौकर और बाकी सदस्य तमाशबीन बनकर खड़े हो जाते हैं। माहिद का ये रूप देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि बीच में बोले। माहिद सहर को दीवार से सटाकर खड़ा कर देता है और अपना फ़ोन निकालकर वो वीडियो प्ले करता है जो शेरी ने भेजा था। वीडियो धुंधला है, बारिश की रात का मंजर है। उसमें सहर एक आदमी से बात करती दिख रही है और वो आदमी उसे कुछ पैसे दे रहा है। माहिद की आवाज़ गरजती है, ये क्या है सहर? डॉक्टर बनने का सपना तो बस एक ढाल था, असली मकसद तो उस यार के साथ भागना था, है ना? कौन है ये आदमी जिससे तुम पैसे ले रही हो? सहर वीडियो देखती है और सन्न रह जाती है। ये वीडियो अधूरा सच है। वो आदमी कोई आशिक नहीं बल्कि एक दलाल था जिसने सहर की मां कौसर को झूठ बोला था कि वो उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाएगा, और वो पैसे सहर ले नहीं रही थी बल्कि अपनी मां की सोने की चेन बेचकर उसे दे रही थी ताकि गाड़ी का इंतजाम हो सके। लेकिन सहर जानती है कि माहिद अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। सहर रोते हुए कहती है, माहिद, आप गलत समझ रहे हैं। वो आदमी। माहिद उसे बोलने का मौका नहीं देता। वो दीवार पर जोर से मुक्का मारता है, ठीक सहर के चेहरे के पास। सहर की चीख निकल जाती है। माहिद की आंखों में उस वक्त जो दर्द और गुस्सा है वो देखने लायक है। वो कहता है, तुम्हारी हर सफाई अब मेरे लिए झूठ है। तुमने मेरे दादा की जान को खतरे में डाला, मेरी इज्जत को बाजार में उछाला, और अब ये। माहिद फैसला सुनाता है कि अब सहर का कॉलेज जाना बंद, उसे घर में कैद रहना होगा। सहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सपना, उसकी मां की उम्मीदें, सब एक पल में चकनाचूर हो रही हैं। माहिद सहर को कमरे में बंद करके चला जाता है। अंधेरा कमरा और सहर की हिचकियां, यही अब उसकी दुनिया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट उस रात आता है। मौसम अचानक खराब हो जाता है। बाहर तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। बिजली कड़कती है और पूरे इलाके की लाइट चली जाती है। नियाजी हाउस में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि उस्मान दादाजी की मशीनें बिजली पर चलती हैं। इन्वर्टर जवाब दे जाता है और जनरेटर में कुछ खराबी आ जाती है। दादाजी की सांसें उखड़ने लगती हैं। घर में माहिद मौजूद नहीं है। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए शहर से दूर निकल गया है। घर की औरतें घबरा जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। नौकर भी डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। कमरे में बंद सहर को जब शोर सुनाई देता है तो वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो दरवाजे को जोर जोर से पीटती है, दरवाज़ा खोलो, दादाजी को मेरी ज़रूरत है, प्लीज़ कोई तो खोलो। लेकिन उसकी आवाज़ तूफान के शोर में दब जाती है।
इधर दादाजी का ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है। अगर अगले 10 मिनट में कुछ नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। सहर को एहसास होता है कि अगर वो आज बाहर नहीं निकली तो माहिद उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और वो खुद को भी माफ़ नहीं कर पाएगी। सहर कमरे की खिड़की की तरफ भागती है। खिड़की दूसरी मंजिल पर है। नीचे कूदना जानलेवा हो सकता है, लेकिन सहर अपनी जान की परवाह नहीं करती। वो साड़ी का पल्लू कमर में खोंसती है और खिड़की के पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करती है। बारिश की वजह से पाइप फिसलन भरा है। सहर का पैर फिसलता है, उसके हाथ छिल जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। किसी तरह वो नीचे पहुंचती है और दौड़कर मेन हॉल में जाती है। वहां का मंजर डरावना है। दादाजी तड़प रहे हैं, बुआ और चाची बस रो रही हैं। सहर भीगी हुई हालत में छिले हुए हाथों के साथ वहां पहुंचती है और कमान संभाल लेती है। वो जानती है कि मशीन कैसे काम करती है। वो मैनुअल पंपिंग शुरू करती है। वो नौकरों को निर्देश देती है कि कैसे जनरेटर को ठीक किया जाए। सहर एक डॉक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह लड़ रही है। वो लगातार दादाजी के सीने को दबाती है, उनके कान में कहती रहती है, दादाजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आपको माहिद की खातिर जीना होगा। घंटों की मशक्कत के बाद जनरेटर चल पड़ता है, मशीनें फिर से काम करने लगती हैं और दादाजी की सांसें स्थिर हो जाती हैं। ठीक इसी पल माहिद भीगता हुआ घर में दाखिल होता है। उसने रास्ते में फ़ोन पर सुन लिया था कि घर में लाइट नहीं है। वो बदहवास होकर दादाजी के कमरे की तरफ भागता है। जब वो वहां पहुंचता है तो जो नज़ारा देखता है उसके कदम वहीं जम जाते हैं। सहर, जो खुद बुरी तरह कांप रही है, जिसके कपड़े कीचड़ और बारिश से सने हैं, जिसके हाथों से खून बह रहा है, वो दादाजी का हाथ थामे ज़मीन पर बैठी है और दादाजी सुकून से सो रहे हैं। डॉक्टर फरीद, जो अभी अभी पहुंचे हैं, माहिद की तरफ देखते हैं और कहते हैं, माहिद, अगर आज तुम्हारी बीवी नहीं होती तो शायद हम उस्मान साहब को खो देते। इसने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया है। माहिद के कानों में ये शब्द गूंजते हैं। वो सहर की तरफ देखता है। सहर की हालत देखकर पहली बार माहिद के दिल में नफरत की दीवार में दरार पड़ती है। सहर धीरे से उठने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी और थकान की वजह से वो लड़खड़ा कर गिरती है। माहिद बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ता है और सहर को ज़मीन पर गिरने से पहले अपनी बाहों में थाम लेता है। सहर बेहोश हो चुकी है। वो उसे अपनी गोद में उठाता है। आज उसकी पकड़ में वो पहले वाला गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर है, सहर को खोने का डर। वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। अगले 2 दिन सहर को तेज बुखार रहता है। माहिद, जो कल तक उसका जेलर बना हुआ था, अब उसका तीमारदार बन जाता है। वो रात भर जागकर सहर के माथे पर पट्टियां रखता है, उसे दवाई खिलाता है। बेहोशी में सहर बार बार बड़बड़ाती है, मैं भागी नहीं थी, मैंने धोखा नहीं दिया, मुझे डॉक्टर बनना है। ये सब माहिद सुनता है और उसे अपने अंदर एक गहरा अपराध बोध महसूस होता है। वो उस वीडियो की तह तक जाने का फैसला करता है। वो अपने आदमियों को उस दलाल को ढूंढने का काम सौंपता है। जब सहर को होश आता है तो वो खुद को माहिद के बिस्तर पर पाती है। माहिद सोफे पर बैठा फाइलों में कुछ देख रहा है। सहर को जागते देख वो उसके पास आता है। कमरे में एक भारी खामोशी है। सहर डरते हुए पूछती है, दादाजी कैसे हैं? माहिद उसकी आंखों में देखता है और नर्म आवाज में कहता है, वो ठीक हैं, तुमने उन्हें बचा लिया। सहर राहत की सांस लेती है। माहिद एक गिलास पानी बढ़ाता है और फिर कुछ ऐसा कहता है जिसकी उम्मीद सहर को नहीं थी। कल से तुम कॉलेज जाओगी, ड्राइवर तुम्हें छोड़ेगा और लाएगा, लेकिन सहर का दिल धक से रह जाता है। क्या फिर कोई शर्त? माहिद बात पूरी करता है, लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। ये माहिद का प्यार नहीं, लेकिन ये नफरत भी नहीं है। ये एक नई शुरुआत है। लेकिन शो में ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ। माहिद के आदमी उस दलाल को पकड़ कर लाते हैं। माहिद उसे अपने गैराज में ले जाता है और वही नियाजी स्टाइल में पूछताछ करता है। दलाल सच उगल देता है कि कैसे सहर सिर्फ अपनी मां की जान बचाने के लिए शहर छोड़ रही थी, न कि किसी यार के साथ भागने के लिए। और वो वीडियो भी आधा सच था। माहिद को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे याद आता है कि उसने सहर के साथ कितना बुरा सलूक किया, कैसे उसका हाथ मरोड़ा, कैसे उसे जलील किया। माहिद गैराज से बाहर निकलता है। बारिश फिर शुरू हो गई है। वो बारिश में खड़ा होकर खुद को कोसता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने किए का प्रायश्चित करना और सहर का भरोसा जीतना। लेकिन क्या सहर उस इंसान को माफ कर पाएगी जिसने उसकी रूह को छलनी कर दिया था? और उधर शेरी, जिसका प्लान फेल हो गया है, अब एक और बड़ी चाल चलने वाला है। वो सहर के पिता परवेज को मोहरा बनाएगा। वो परवेज के जरिए सहर पर दबाव डलवाएगा कि वो नियाजी प्रॉपर्टी के पेपर्स चुराए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सहर और माहिद के बीच की गलतफहमियां तो कम हो रही हैं, लेकिन बाहरी दुश्मन और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। माहिद ने सहर को कॉलेज जाने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन अब उसे अपनी ही बुआ और सौतेली माँ की साजिशों से सहर को बचाना है, जो घर के अंदर ही सहर को मारने की योजना बना रही हैं।
क्या माहिद शहर का रक्षक यानी प्रोटेक्टर बन पाएगा या उसकी पुरानी गलतियां उन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी? दर्शकों, ये शो अब प्यार और तकरार की एक नई दास्तान लिखने जा रहा है। माहिद की आंखों में अब शहर के लिए वो गुस्सा नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या वो कभी मुझे माफ करेगी? और शहर की आंखों में एक उम्मीद है कि शायद ये राक्षस भी इंसान बन सकता है। आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे शहर माहिद के पत्थर दिल को मोम बनाएगी। तो तैयार हो जाइए जज्बातों के इस तूफान के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माहिद को शहर से माफी मांगनी चाहिए या शहर को अब माहिद को छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और हाँ, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और नरेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शहर होने को है कि हर छोटे बड़े अपडेट और सटीक कहानी जानने के लिए आपके अपने चैनल मायरा टेली एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।